अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 27 अप्रैल है और आज दिन है बुध का। इस वीडियो के अंदर कुछ खबरें आपके सामने रखनी है कि अमेरिका का मंसूबा क्या है, कब तक वो बदमाशा को हुकूमत में रखना चाहते हैं और कैसे वो इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना चाहते हैं। कुछ और भी खबरें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझसे सवालात पूछे गए हैं वो बिलावल भुट्टो के वज़ीर ख़ारजा बनने के मुताल्लिक हैं। कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने तो वज़ीर आज़म बनना था और बिलावल वज़ीर ख़ारजा बन गया है। कुछ लोग ये कहते हैं कि बिलावल वज़ीर ख़ारजा बन कैसे गया है। दूसरे सवाल का पहले जवाब दे लूं, क्या आपको लगता है इस मुल्क के अंदर मैं वज़ीर ख़ारजा बन सकता हूं, या आप जितने वीडियो देख रहे हैं आपको कोई गलत फहमी है कि इस मुल्क के अंदर आप वज़ीर ख़ारजा बन सकते हैं? वज़ीर ख़ारजा छोड़ दें, MNA भी बन सकते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा इसी बदमाशा ने, इसी अशराफिया ने, इन्हीं लोगों का हक है इक़्तिदार पर। यही लोग वज़ीर ख़ारजा कुछ भी बन सकते हैं। लिहाजा आप लोग सवालात उठाना बंद कर दें कि ये कैसे बन गया, ये कैसे बन गया। यही बनेंगे, यही बन सकते हैं, इन्हीं का हक है, इन्हीं को इक़्तिदार विरासत में मिला है। आप और हम ये ज़हनों में निकाल दे, ज़हनों से, कि आप बनेंगे या मैं बनूंगा। दूसरा जनाब, कुछ पीपल्स पार्टी के लोगों से मैंने पूछा, आप लोगों की तर्जमानी करते हुए, कि ये बिलावल भुट्टो ने तो वज़ीर आज़म बनना था, वज़ीर ख़ारजा कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा, देखिए जो बड़े भुट्टो साहब थे, जो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब थे, वो भी पहले वज़ीर ख़ारजा ही थे, बाद में वो वज़ीर आज़म बने थे। तो इसी तरह ये जो छोटे भुट्टो साहब हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ये पहले वज़ीर ख़ारजा बने नाना की तरह, और उसके बाद ये वज़ीर आज़म बनेंगे। मैंने कहा, जनाब भुट्टो साहब एक, आपके बकौल, एक डिक्टेटर के, एक आइन शिकन के, अयूब के, एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के वज़ीर ख़ारजा थे। तो क्या ये जो शोबाज है ये भी एक मार्शल लॉ की पैदावार है? या क्या बिलावल भी उन्हीं ताकतों के वज़ीर ख़ारजा हैं जिन ताकतों के भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा थे? फिर क्या भुट्टो साहब भी थत्थे थे? क्या भुट्टो साहब भी तोतले थे? क्या भुट्टो साहब भी इसी तरह से बोलते थे? क्या भुट्टो साहब की ये एक उनकी हरकत थी जो एक बड़े दुनिया के एक बड़े लीडर समझे जाते हैं? तो क्या आप अजीब बातें कर रहे हैं कि कहाँ भुट्टो कहाँ बिलावल, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। आप जनाब देखिए पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का बोलबाला, कि आज वज़ीर आला पंजाब जिन्होंने हल्फ नहीं उठाया और उठाएंगे भी नहीं इतनी आसानी से, क्योंकि उमर सरफराज चीमा साहब ने पंगा डाल दिया है और उन्होंने आइनी माहिरीन को बुला लिया है, जो कि गवर्नर पंजाब है, और फैसले को चैलेंज भी कर दिया गया है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इनकी ज़मानतों पर आज जी वो फैसला, जो इन पर फ़र्द जुर्म आयद होना था, वो 14 मई तक मामला चला गया है। और जो दूसरी तरफ दिन रात अदालतें लगती हैं और वो कहती हैं कि हमजा शहबाज से हल्फ लिया जाए। पंजाब पूरे के अंदर जी, पूरे पंजाब के अंदर डीजल नहीं मिल रहा। इस वक्त फसल की कटाई हो रही है, गंदम की कटाई हो रही है, और इससे आगे फिर दहान की जो फसल होती है, चावल की जो फसल होती है, उसका आगाज़ होना है, लेकिन पंजाब पूरे के अंदर डीजल गायब है। तो ये है जनाब इस वक्त की हुकूमत। अच्छा जी, हारून रशीद के हवाले से ज़्यादातर मैंने इस वीडियो के अंदर आपके सामने ट्वीट्स और ज़्यादातर ख़बरें रखनी हैं और उन्हीं के इंकशाफात रखने हैं। हारून रशीद साहब का पहला ट्वीट, इमरान खान की नाअहली से डीजल की कमी हुई और लोड शेडिंग वापस आ गई। श्री रहमान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। ये कहती हैं कि इमरान खान की नाअहली की वजह से पाकिस्तान में डीजल की कमी हुई है और लोड शेडिंग भी वापस आ गई है। हारून रशीद क्या जवाब देते हैं? वो कहते, एक बात वो भूल ही गई, इमरान खान के उकसाने पर ही काबिल ने हाबील को कत्ल किया था। वो कहते हैं वो तो भूल ही गए कि काबिल ने हाबील का कत्ल किया था, वो भी इमरान खान के कहने पर ही किया था। यानी तुम जो नालायक आ चुके हो,
तुम अभी तक ये जो डीजल की कमी है, मुल्क के अंदर बिजली कंट्रोल नहीं हो रही, इसका जिम्मेदार इमरान खान को ही ठहरा रहे हो, तो फिर तुम क्या करने के लिए आए हो? हारून रशीद साहब का दूसरा ट्वीट, बड़े मज़े के ट्वीट्स हैं और डिस्कशन है और इंकशाफात हैं। आज का बेहतरीन ट्वीट, मस्करा महल में जा बसे तो बादशाह नहीं बन जाता बल्कि महल सर्कस बन जाता है, तुर्क कहावत। तो तुर्क कहावत हारून रशीद साहब शेयर करते हैं। वो कहते हैं अगर कोई मस्करा, अगर कोई जोकर किसी महल में चला जाए, किसी वज़ीर आज़म हाउस में चला जाए, तो इसका यह मतलब नहीं होता कि वो बादशाह बन गया है, बल्कि वो वज़ीर आज़म हाउस को, वो उस महल को सर्कस बना देता है। और जिस तरह की सर्कस इस वक्त बनी हुई है, जो कुछ वहाँ पे हो रहा है। अच्छा जी, हारून रशीद साहब एक और ट्वीट करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को जराइम की फहरिस्त से खारिज किया जाए। एक मुल्ज़म वज़ीर आज़म बन चुका, दूसरे को वज़ीर आला का हल्फ उठाना है। कानून में कम अज़ कम ये तरमीम तो कर ही दी जाए कि जरदारी और शरीफ ख़ानदान पे इस फरसूदा कानून का इतलाक़ नहीं होता। वो कहते हैं कि जितने भी कवानीन है ना, ये कानून के अंदर लिख दिया जाए कि जरदारी माफिया और शरीफ माफिया, ये इन पर कोई किसी केस, किसी कानून का इतलाक़ नहीं होता, ये मुकद्दस है, ये नहीं पकड़े जाएंगे, सारी फैसिलिटीज़ इनके लिए हैं। कोई अदालत, कोई थाना, कोई कचहरी इनके लिए नहीं बनी, कोई कानून इनके लिए नहीं है, कानून आम आदमी के लिए है। और मनी लॉन्ड्रिंग को तो आप निकाल ही देना, यानी मनी लॉन्डर अगर वज़ीर आला बन जाएंगे, मनी लॉन्डर अगर वज़ीर आज़म बन जाएंगे, तो फिर इसको निकाल दें, फिर आप जराइम को बुरा कहना छोड़ दें, फिर पाकिस्तान के अंदर साहब को इजाज़त है कि वो जो चाहे करते। फिर ज़रा जल्दी के साथ मैं आपको बता दूं कि मनसूबा क्या है अमरीकियों का। अच्छा जी, ये भी हारून रशीद साहब भी इंकशाफ कर रहे हैं। मुझे एक बरतानवी सहाफ़ी ने बताया, अमेरिका का प्लान है कि 2023 तक नून लीग रहे और फिर 2028 में बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना दिया जाए। अगर 2028 में ज़िंदा रहे तो हम मुल्क छोड़कर चले जाएंगे कहीं। अगर फजलुर रहमान भी वज़ीर आज़म हो तो मैं बच्चों से कहूँगा तुम रह सकते हो तो यहाँ रहो, मैं नहीं रहूँगा। तो हारून रशीद साहब ये कहते हैं कि अमरीकी ये मनसूबा बनाकर बैठे हुए हैं कि 2023 तक इसी सेटअप को चलाया जाएगा। उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी एक मखलूत सेटअप आएगा, यानी कौमी हुकूमत, और उसके बाद 2028 के अंदर मौजूदा वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। तो ये अमेरिका का मनसूबा है कि खान को खुड्डे लाइन लगा दिया जाए, खान को टिकाने लगा दिया जाए, साइड लाइन कर दिया जाए मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार से, और यही 2028 और आगे आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान पर राज करें। यह बरतानवी सहाफ़ी ने हारून रशीद साहब को बताया है। तो अब तो पाकिस्तानियों ने फैसला करना है ना, पाकिस्तानियों ने फैसला करना है कि क्या यही चोर डाकू हमारे मुकद्दर में होंगे। अच्छा जी, फ़ौज के हवाले से हारून रशीद साहब का एक आखिरी इंकशाफ, वर्दी वाले दुखी बहुत हैं, दिन रात वो अपने आंसू पीते हैं, वो कभी ना बहने वाले आंसू जो अर्शे इलाही को हला दें। तो हारून रशीद का कहने का मतलब ये है कि फ़ौज के अंदर जो जवान हैं, ज़ाहिर वो बगावत तो नहीं कर सकते, वो अपने चीफ को चैलेंज तो नहीं कर सकते, वो किसी भी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बोल तो नहीं सकते, लेकिन वो कुड़ते ज़रूर हैं, वो दुखी ज़रूर है, वो अपने आंसू ज़रूर पीते हैं, वो तंग ज़रूर हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह के चोर, क्या इन चोरों की खातिर हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देते हैं, क्या इन चोरों की खातिर हम लहू देते हैं, क्या इन चोरों की हमारी पाक सर ज़मीन पर डाका होगा, कब्ज़ा होगा। तो इस वक्त पाक फ़ौज के जवान शदीद दुखी हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया। नवाज शरीफ के बाद इसहाक डार को भी पासपोर्ट जारी कर दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नवाज शरीफ को भी पासपोर्ट जारी हो गया है, इसहाक डार को भी हो गया। प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान आएंगे और केसेस ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा मुसल्लत कर दिया जाएंगे। यानी जो हारून रशीद साहब ने कहा था ना कि जितने भी कवानीन हैं, जो भी आइन हैं, इनके अंदर जो कुछ भी है उससे शरीफ ख़ानदान और जरदारी माफिया, इनको मुकम्मल तौर पे आप अमनेस्टी दे दें, इनको सहूलत दे दें कि इन पर किसी किस्म का इतलाक़ नहीं होता, ये मुक़द्दस गायें हैं। आप जो कुछ हुआ कल कराची के अंदर,
ایک پڑھی لکھی خاتون نے جو کہ سرکاری ٹیچر تھی، سائنس پڑھاتی تھی بلوچستان کے اندر، ڈبل MA کیا ہوا، MPhil کیا ہوا، زوالوجی پڑھی ہوئی اور ساری فیملی پڑھی ہوئی، پڑھی لکھی، کل اس نے بلاسٹ کیا اور اس کے بعد چینی شہری جو ہیں وہ مارے گئے، چینی پروفیسرز، اور اس سے پہلے بھی چینیوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور امریکہ اور بھارت کا ایک منصوبہ ہے کہ ہم نے سی پیک کو ناکام بنانا ہے۔ اس پر جی چین کی جانب سے بڑا سخت ری ایکشن آیا ہے۔ ایک تو کل BLA کی جانب سے ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں BLA نے کہا کہ ہم مزید بھی چینیوں کو ماریں گے، ہم چین کو سی پیک پر کام نہیں کرنے دیں گے۔ آج چین کا اس پہ ری ایکشن آ گیا۔ چینی شہریوں کا خون رائے گاہ نہیں جانا چاہیے، دھماکے میں ملوث عناصر کو قیمت چکانا ہوگی۔ چین کہتا ہے کہ بدلہ لینا ہوگا، ہر صورت بدلہ لینا ہوگا، معاف نہیں کیا جائے گا، خون رائے گاہ ہر صورت نہیں جانا چاہیے۔ تو چائنا نے پاکستان سے بڑا سخت مطالبہ کر دیا ہے کہ ہر حال میں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، اور چینیوں کو پتہ ہے اس کے پیچھے کون ہے، چینیوں کو بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کون کون سے ممالک ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جو ممالک اس طرح سے اینٹی پاکستان کارروائیاں کرتے ہیں، اب ان کے پسندیدہ حکمران آ چکے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ یعنی امریکی پسندیدہ اور بھارتی پسندیدہ حکمران آ چکے ہیں، اور یہی وہ طاقتیں ہیں جو پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کو توڑنا چاہتی ہیں، پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔